हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु थापा है और आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग है और ये प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे तो ज्योग्राफी का ही पोर्शन है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखेंगे डिवाइड करके तो कह सकते हैं आप कि ज्योग्राफी से ही जीएस निकलती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको किसी भी जगह की ज्योग्राफी समझ में आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप वहां का इतिहास, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, वो समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और आपको यहां पर ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले जो आपके मन में बहुत सारे विचार हो रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे कि किस बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें सर, कैसे पढ़ें, क्या आपके नोट्स सफिशिएंट होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं और हम लोग वहां से सारी चीज़ें लेके चलेंगे आगे। और मैं बताऊंगा, आज हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे हम लोग ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा यहां पर। तो आइए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी, मेरा नाम हिमांशु थापा है, मैं पिछले लगभग 9 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, 2011 से पढ़ा रहा हूं। बैंगलोर में पढ़ाया है और लखनऊ में पढ़ाया है, राइट। और अब आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं ऑनलाइन के माध्यम से। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ज्योग्राफी में जो आपको बुक्स चाहिए होंगी, जो बुक्स आपको पढ़नी होंगी, वो कौन कौन सी बुक्स होंगी, किन बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ये फिजिकल जियो आपको पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से, खासकर जो ओल्ड एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए है आपकी क्लास 11th की। इसके साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी के अगर बारे में बात करें, हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी आपको जो पढ़नी होगी वो न्यू एनसीईआरटी से पढ़नी होगी। न्यू एनसीईआरटी में क्लास 11th की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी किताब है, ये बुक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये बुक मस्ट है। इसके साथ एक आपको बुक और है जो रेफर करनी होगी, एंड दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, मेरे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। जीसी लियोंग की बुक याद रखिएगा, दिस बुक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। जीसी लियोंग की आपकी आती है, ठीक है। तो ये बुक आपको तीनों आपको चाहिए। ये बुक जो है आपको मैं बता दे रहा हूं, दिस बुक इज फॉर योर बेसिक्स। ये आपके बेसिक्स को कवर करता है। लेकिन हम जब बात करते हैं यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, तो ये बुक्स क्या सफिशिएंट है आपके लिए? तो आंसर इज नो, सफिशिएंट नहीं है क्योंकि द लेवल इज क्वाइट हाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर कौन सी बुक्स आपको जो है इसके साथ और रेफर करनी है। मैं एक बुक आपको बता रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह। अगर कोई हिंदी मीडियम में है तो वो इसी बुक का नाम लिख ले, भौतिक भूगोल। क्या लिख लेगा? भौतिक भूगोल, सविंद्र सिंह की है ये, सविंद्र सिंह। इसके जो ऑथर हैं वो है सविंद्र सिंह। ये पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है। मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूंगा कौन से चैप्टर्स में क्या पेज नंबर आपको रेफर करना है यहाँ कोर्स में। तो वो सारी चीजें मैं गाइड करता रहूंगा क्योंकि पूरी बुक आपके सिलेबस के बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर हैं, राइट। तो हम लोग पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहां पर वो चीजें देखेंगे, वो फोकस करेंगे एरियाज को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। इसके साथ एक बुक हम लोग और रेफर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के लिए, एंड दैट इज इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। अब माजिद हुसैन साहब इज नो मोर, ठीक है, लेकिन इनकी बुक जो है दूसरे राइटर्स रिवाइज कर रहे हैं, उनके नाम से ही आती है माजिद हुसैन। राइट। तो दीज आर द बुक्स विच यू नीड टू रेफर, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। एंड आप क्योंकि एप्लीकेशन में है, यहां पर पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज क्लास नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? क्लास नोट्स है आपका। तो दोस्तों ये आपकी बुक्स हो गई, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे क्लास में कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज्यादा वेस्ट करे बगैर टाइम को, हम यहां पर बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी की आज हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो कहां से करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब अगर बात करें तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि दिस इज योर अर्थ, ये क्या है आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है जिसको आप बोलते हैं। अब अगर हम देखें इसके, अगर हम बात करें ओरिजिन के बारे में, तो इसका ओरिजिन कब हुआ? इसका ओरिजिन आप सब जानते हैं अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन वर्ष पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका क्या हुआ? ओरिजिन हुआ है। जब इसका ओरिजिन हुआ, इसके बहुत पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके मुख्यतः इस अर्थ के बारे में बात करें, तो हर तरफ से देखेंगे तो हर तरफ से लावा निकल रहा था, या आप कह सकते हैं पिघली अवस्था में था, ये मॉल्टन स्टेट में था, ठीक है। तो अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थ हमारा कैसे था? ये अर्थ हमारा जो है ये मॉल्टन स्टेट में था बेटा। कैसे स्टेट में? मॉल्टन स्टेट में था, पिघली अवस्था में था ये, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है, पिघली अवस्था में है, बहुत गर्म होगा, बहुत गर्म होगा तो लावा हर जगह से निकल रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त ये ठंडा हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये आपका ठंडा हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इसको ठंडे होने में लगभग 1 अरब वर्ष लग गए। और मैं ये कहूंगा कि इसको ठंडे होने में नहीं, इसकी बाहरी सतह को ठंडे होने में, जो अर्थ की आउटर सरफेस है उसको ठंडे होने में लगभग 1 वर्ष लग गए। क्योंकि आज भी पृथ्वी के नीचे हमारी पृथ्वी बहुत गर्म है, ठीक है। और कई ऐसे भाग हैं, कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मॉल्टन स्टेट में है, पिघली अवस्था में है, राइट। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब ये ठंडी हो रही थी, जब ये ठंडी हो रही थी तो कहीं कहीं पे ज्यादा लावा इकट्ठा हो रहा था और कहीं कहीं पे लावा आपका कम इकट्ठा हो रहा था। और ऐसे आपके इर्रेगुलर लैंडफॉर्म्स या इर्रेगुलर आपका एक कह सकते हो क्रस्ट बन गया, या कह सकते हैं आप एक तरीके से एक उबड़ खाबड़ आकृति बन गई, ठीक है, इर्रेगुलर लैंडफॉर्म बन गया। अब हुआ क्या? जब ये ठंडा हो रहा था, बहुत ध्यान समझिएगा, जब ये ठंडा हो रहा था या गर्म भी जिस वक्त था, तो यहां से बहुत सारे आपकी गैसेस रिलीज हुई और पृथ्वी के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर यहां पर वाटर था, राइट। और ये वाटर भी रिलीज हुआ, ये वाटर रिलीज हुआ वाटर वेपर की तरह। और नतीजा क्या हुआ बेटा? नतीजा ये हुआ कि यहां पर आपके बहुत सारे क्लाउड्स बनते हैं, यहां पर आपके क्या बनते हैं? बहुत सारे क्लाउड्स बन जाते हैं। मतलब कि अर्थ के अराउंड, अर्थ के चारों ओर क्लाउड्स आपको नजर आते हैं लाखों वर्ष तक, ठीक है, लैक्स ऑफ ईयर्स दिस क्लाउड हैज एक्चुअली, ये क्या है? पूरा का पूरा फॉर्म हुआ है, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं और वाटर वेपर ऊपर गया है, जलवाष्प ऊपर गया है, तो होगा क्या? वर्षा भी होगी, बारिश भी होगी, ठीक है, रेनफॉल भी होगी। और यहां पर जब रेनफॉल होगी, बारिश होगी, तो क्या ये रेनफॉल यहां तक पहुंच पाएगी? तुरंत नहीं पहुंचेगी, तुरंत नहीं पहुंचेगी। उसका रीजन है बहुत सिंपल, उसका रीजन ये है सिंपल सा कि यहां पर लावा है, यहां पर क्या है? यहां पर लावा है और वो बहुत गर्म है। तो जब तक ये बूंदें पहुंचती उससे पहले ही ये वापस क्या हो जाती हैं? इवापोरेट हो जाती हैं। इसी तरीके से क्या होती है? वापस इवापोरेट हो जाती हैं। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीगैसिंग प्रोसेस। डीगैसिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? डीगैसिंग प्रोसेस, हिंदी में डीगैसिंग की प्रक्रिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से क्या है आपका? इस तरीके से पूरे बादल बन जाते हैं। लेकिन एक समय मानव का मस्तिष्क हो, दिमाग हो, वो गर्म हो जाता है, वो भी ठंडा हो जाता है, लड़ाई होती है, गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही पृथ्वी की जो सतह है, एक समय तो आएगा ही जब ठंडा होना है उसको, जो गर्म होती है वो चीज शांत भी होती है, ठंडी भी होती है। और हमारा लावा भी ठंडा हुआ। और जब लावा ठंडा हुआ तो हुआ क्या? यहां पर हुआ ये कि ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे सारे गर्त जितने थे, डीप प्लेसेस, ट्रेंचेस कह सकते हो, ठीक है, ये सारे क्या हुए? वाटर से भर गए, बारिश के पानी से। और ये जो बारिश हुई है, ये कोई ऐसा नहीं कि 1-2 साल बारिश हुई, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आपकी रेनफॉल हुई है। तो जितने भी गहरे गड्ढे थे वो आपके पानी से भर गए और जितने उठे भाग थे वो बचे रहे। जो पानी से, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, जो जल
की पूर्ति हो रही है यहां पर, या जब जल भराव कह सकते हैं आप हो रहा है, राइट, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ओशियन, या आप कहते हैं महासागर, ओशियन या महासागर। और ये जो हमारी है लैंडफॉर्म, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप, इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप। तो ओशियन बन गया, कॉन्टिनेंट बन गया, लेकिन क्या अभी तक यहां पर हमारा एटमॉस्फेयर बना है? तो आंसर इज नो, अ बिग नो। व्हाई? क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अभी तक ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, वाटर में तो थी, वाटर पृथ्वी के नीचे था, अर्थ के नीचे था, वो तो रिलीज हुआ वाटर वेपर की तरह, H2O तो था, लेकिन O2 के फॉर्म में गैस रिलीज नहीं हुई थी। और इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर था दैट वाज नॉट कंप्लीट। और O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे कोई जीव आपके मौजूद नहीं होंगे, ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे जो ऑक्सीजन के बेसिस पे जीते होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या है, कोई भी जीव नहीं रहेगा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। तो यहां पर क्या हुआ, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर सबसे पहला जो जीव आया, सबसे पहला सागरीय जीव, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। यहां पर याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा इधर हट जा रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन था नहीं, तब भी ये सागर में पैदा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का। क्यों हुआ फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट था। जब क्लोरोफिल पिगमेंट पे, आज भी हम जानते हैं पेड़ों में क्लोरोफिल होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो पेड़ क्या करते हैं, उस प्रकाश के माध्यम से, ठीक है, उस सनलाइट के माध्यम से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है यहां पर हुई, किसकी बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो यहां पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तुम लोग ये चीज पढ़ चुके हो। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो वाटर के साथ मिलता है और अपना भोजन बनाता है, और रिलीज क्या करता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन। अपना भोजन बनाता है, या इसको कह सकते हो तुम शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाटएवर, बेसिकली अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज, और रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन। तो पहली बार इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आया, O2 गैस सबसे पहले आई। और तब जाके हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीट होता है। क्या होता है कंप्लीट, एटमॉस्फेयर कंप्लीट होता है। दिस इज योर एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल आप बोलते हैं। अब आपको एक बहुत सीधी बात समझनी है, सीधी बात यह समझनी है, हम जब इन कॉन्टिनेंट्स की पढ़ाई करेंगे बेटा, तो उसको ज्योग्राफी में हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। अगर हम इन ओशियंस की पढ़ाई करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी के अंदर, और हम अगर एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत। और यही तीन चीज जो हैं, यही तीन चीज आपका फिजिकल ज्योग्राफी बनाती है। क्या बनाती है, फिजिकल ज्योग्राफी बनाती है। तो याद रखिएगा, यही तीन चीज आपका फिजिकल ज्योग्राफी बनाती हैं। और इन्हीं तीन चीजों को अगर हम देखें, इन्हीं तीन चीजों को अगर हम देखें, जैसे कि आपका सबसे पहले जो चट्टानी भाग है, जो स्थलीय भाग है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान समझो, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस मतलब होता है रॉक, लिथोस मतलब क्या होता है, रॉक। तो रॉक वाला जो स्फेयर है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, मतलब कि ये लैंड पोर्शन है, ठीक है, क्लियर है बात, लैंड पोर्शन है। इसके बाद यहां पर देखोगे तुम तो आपको
यहां पर एक होता है हाइड्रोस्फीयर। कौन सा स्फीयर बेटा? हाइड्रोस्फीयर। नाम से ही समझ रहे हो, हाइड्रो मतलब जल, वाटर, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारा जलीय मंडल। ठीक है, तो स्थल मंडल, जलीय मंडल। और तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। और जीवन के लिए याद रखिएगा, बहुत ध्यान से बात, जीवन के लिए आपको इन तीनों चीजों की जरूरत है। ठीक है, जीवन के लिए आपको इन तीनों चीजों की क्या है? जरूरत है। तो ये वाला जो पार्ट है जहां पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जहां पे कंबाइंड होता है, और इस क्षेत्र को जहां जीवन संभव हो पाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, या हिंदी में बोलते हैं जिसको जैव मंडल। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ऐसा क्षेत्र, ऐसा पृथ्वी का क्षेत्र जहां पे जीवन संभव हो। क्या जल के बगैर जीवन संभव है? नहीं। क्या स्थल के बगैर जीवन संभव है? नहीं। क्या एटमॉस्फेयर, एयर, ऑक्सीजन के बगैर जीवन संभव है? नहीं। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन संभव हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जो पढ़ेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल जिसको बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में बेटा जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो क्या क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर। हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। और बायोस्फीयर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, इसका मतलब यह है कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपके कितनी चीजें आ गई? फिजिकल ज्योग्राफी में आ गई आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी। ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब इस फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के बाद हम वर्ल्ड को अलग तरीके से समझेंगे और इंडिया को भी अलग तरीके से समझेंगे। लेकिन जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ये मानव को प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि इसी फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से बहुत सारी जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, संसाधन। जैसे कहीं पे लोहा, आयरन मिलेगा, कहीं पे गोल्ड मिलेगा, कहीं पे वीट का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, गेहूं का, कहीं पे चावल का, कहीं पे आपको अलग किस्म के लोग नजर आएंगे, जनजातियां नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको उसी किस्म की हैबिटेट मिला हुआ है, उसी किस्म से एनवायरनमेंट मिला हुआ है जिसमें वो जी रहे हैं। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ये ह्यूमंस को अफेक्ट करेगी और इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगी। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी रीजन के इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसके इंप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। और वो इंप्लीकेशंस हम लोग कहां पढ़ेंगे? वो इंप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, वो इंप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, एंड हम लोग वो पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसका मतलब अगर हम लोग को जो पढ़ाई करनी है, अपने एग्जाम के लिए जो फोकस करना है, जहां पर हम लोग की चीजें आएंगी, राइट, वो क्या कौन कौन सी हैं? तो आपकी है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट। और इसी से संबंधित चीजों को हम रेफर करके पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेटा, और इसी से संबंधित हम चीजों को करके पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, राइट। तो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन था, जहां पर हम चीजें किस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस इतना डिटेल में डिस्कस करने इसको मतलब नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग पार्ट्स को कवर करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, वैसे वैसे हम लोग सिलेबस को भी समझते चलेंगे। और कौन कौन से पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उसको भी देखते हुए चलेंगे। किस किस तरीके से मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है, वहां पर उसके बारे में भी हम लोग बात करते चलेंगे। तो ये जो पैकेज है आपका, ठीक है, ये जबरदस्त पैकेज होने वाला है और यहां से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है।
तो दोस्तों आप लोग वेट करिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आने वाला है वो क्लाइमेटोलॉजी में आने वाला है। एटमॉस्फेयर के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। तो आज एक इंट्रोडक्शन सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, और हम लोग का कल जो वीडियो होगा वो क्लाइमेटोलॉजी में पहला लेक्चर एटमॉस्फेयर का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।